मैं गोपाल कृष्ण पुरोहित आज भारतीय संविधान से संबंधित कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, शॉर्ट नोट्स, उनके बारे में आपसे जानकारी शेयर करूंगा, जिनमें भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट किस प्रकार लगाया जाता है, और भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को क्या क्या विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग में या अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में किए गए कार्य या किए जाने वाले कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा, राष्ट्रपति पर उसकी पदावधि में, यानी जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, यानी उसका जब तक कार्यकाल रहता है, तब तक उसके खिलाफ कोई भी दंडिक कार्रवाई किसी न्यायालय में नहीं चलाई जा सकती है। तीसरा, राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि उसकी पदावधि में उसे किसी भी न्यायालय द्वारा बंदी बनाए जाने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। ये तो हुई दंडिक कार्रवाई की बात। अब अगर हम देखें सिविल कार्रवाई, तो यदि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार से सिविल कार्रवाई के दायरे में आता है, तो उस पर व्यक्तिगत रूप से किए गए सिविल कार्यों के लिए कार्रवाई संस्थित की जा सकती है, परंतु उसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, राष्ट्रपति पर कोई सिविल कार्रवाई जो उसके व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्यों के लिए संस्थित की जाती है, तो इसकी सूचना लिखित रूप में राष्ट्रपति को दी जाए। दूसरा, ऐसी लिखित सूचना राष्ट्रपति को दिए जाने के कम से कम 2 माह व्यतीत हो चुके हों। और तीसरा, इस सूचना में वाद कारण, पक्षकार का नाम, चाहे गए अनुतोष का विवरण, पक्षकार का पता, ये सब बातें विस्तृत रूप से विवरणित की जानी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 361 में भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि भारत का महामहिम होने के कारण, सर्वोच्च प्रथम नागरिक होने के कारण राष्ट्रपति को दिए जाना सुसंगत है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह लगाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि महाभियोग क्या है। तो महाभियोग वह आरोप होता है जिसके द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जा सकता है, यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के संबंध में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप भारत में किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं।
जिनमें पहली है कि ऐसा आरोप एक प्रस्ताव यानी रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के पश्चात प्रस्तुत किया जाना चाहिए किसी भी सदन में। तीसरा, उस प्रस्ताव को पारित करने का संकल्प उस सदन के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। चौथा, उस सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा वह प्रस्ताव पारित किया गया हो। ये शर्तें पूरी होने पर महाभियोग का प्रस्ताव अस्तित्व में आता है, यानी महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। अब महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने की प्रक्रिया क्या होगी? जब इस तरह से एक सदन में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी एक सदन में प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो दूसरा सदन उस दोषारोपण की जांच करेगा। जांच सदन स्वयं कर सकता है या किसी व्यक्ति या निकाय के द्वारा करवा सकता है। उस जांच में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने अभिवक्ता या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होगा। उपरोक्त जांच पूरी होने के पश्चात यदि दूसरा सदन भी अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हुआ माना जाएगा और राष्ट्रपति जिस दिन से यह प्रस्ताव दूसरे सदन द्वारा पारित हुआ है उस दिन से अपने पद से हटा हुआ यानी पदच्युत हुआ माना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर ही लगाया जा सकता है, जबकि अमेरिका में राजद्रोह या रिश्वत लेने जैसे आरोपों के संबंध में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। साथ ही भारत और अमेरिका में यह अंतर है कि भारत में किसी भी सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में यह अभियोग निम्न सदन में ही प्रारंभ होता है। सीनेट में अभियोग की सुनवाई होती है और उस समय वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस अभियोग की सुनवाई करता है, बैठक में भाग लेता है। ये तो हुई भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद एक संक्षिप्त टिप्पणी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का प्रावधान करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा और उसकी योग्यता क्या होगी, इसके बारे में संविधान कहता है, अनुच्छेद 76 ये प्रावधानित करता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। और राष्ट्रपति किसे महान्यायवादी नियुक्त करेगा? वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, उसे राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करेगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
महान्यायवादी वह वेतन प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निश्चित करे। महान्यायवादी का प्रमुख कार्य है कि वह सरकार को वैधानिक यानी कानूनी सलाह प्रदान करे और समय समय पर जो सरकार द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य उसके लिए नियत किया जाए उन कार्यों का संपादन करे। महान्यायवादी केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार के विरुद्ध जो भी वाद होते हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित होता है, यानी केंद्र सरकार का वकील होता है। वह केंद्र सरकार का पक्ष रखता है और केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में भी अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तावित है तो महान्यायवादी उच्च न्यायालय में भी केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित होता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई वाद संदर्भित किया जाता है तो सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए भी भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ही उपस्थित होता है। वह देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है अपने कर्तव्य के पालन के उपक्रम में। अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 ये प्रावधानित करता है कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। साथ ही यदि उसे सदन की किसी समिति में नियुक्त किया गया है तो वह समिति के कार्यकलापों में भी भाग ले सकता है, परंतु संसद के किसी भी सदन में और समिति के किसी भी कार्यकलाप में उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा, यानी वह केवल भाग ले सकता है, अपना मत नहीं डाल सकता है। इंग्लैंड और भारत में महान्यायवादी के संबंधी प्रावधानों में कुछ अंतर है। इंग्लैंड में महान्यायवादी का पद राजनीतिक है, जबकि भारत में यह एक स्वतंत्र पद है। इंग्लैंड में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वही व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। इस प्रकार अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान करता है। तो ये जो 3 टॉपिक आज हमने जाने, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। ये राष्ट्रपति के विशेषाधिकार आर्टिकल 361, अनुच्छेद 361 प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 तथा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76। ये परीक्षा में, एग्ज़ाम में संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।